हेलो एवरीवन। अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी तेरे होने की दुआ का अगला भाग। आदित्य अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। वह पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकला तो विधि अपने कमरे से बाहर निकलते हुए नजर आई। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो आज रात भर निगरानी रखने वाली थी ना? विधि ने कहा, हाँ, विशाल रख रहा है। उसने कहा मैं थकी हुई हूँ तो थोड़ा आराम कर लूँ, लेकिन यहाँ नींद भी नहीं आ रही, इसीलिए वापस जा रही हूँ। आदित्य ने विधि के चेहरे को अपने हथेलियों में भरते हुए कहा, ओ मेरी छोटी विधि थक गई है, तुम आराम करो। तुम्हारे बदले आज मैं रात भर जाग लूंगा। वह तुरंत नीचे चला गया। विधि चिल्लाई, मैं छोटी नहीं हूँ। वो उस कमरे में आया जहां सिक्योरिटी के लिए लगे सारे कैमरे की फुटेज स्क्रीन पर चल रही थी। दरवाजे पर से ही उसकी नज़र कपूर हाउस की फुटेज पर गई। शिवी और अथर्व के कमरे के बाहर काले कपड़े पहने कुछ लोग खड़े थे। वह वहीं से लौट गया और तुरंत संस्कार के कमरे में आया। संस्कार सोने के लिए लेटा ही था। उसने उसकी चादर खींचते हुए कहा, डेंजर। वो दोनों तुरंत संस्कार के कबर्ड से गन, चाकू और भी हथियार अपने कपड़ों में डालने लगे। दोनों ने ब्लैक कलर का जैकेट पहना और वहां से नीचे उतर गए। इधर विशाल सिगरेट खत्म कर सिस्टम के सामने आया। तभी विधि कमरे में आते हुए बोली, तुमने देखा नहीं विशाल, वहां कुछ लोग घुस गए हैं। मुझे लगता है शिवी और अथर्व दोनों खतरे में हैं। विशाल ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, वो मैं बस 2 मिनट। वह अपने सिस्टम के सामने बैठ गया। विधि बोली, शिवी ने एसओएस अलर्ट भी नहीं भेजा। दोनों सिस्टम में कुछ करने लगे। विशाल ने पूछा, हमें किसी को उसकी मदद के लिए भेजना चाहिए। विधि बोली, आदित्य और संस्कार गए हैं, हमें बस यहाँ से सब पर नजर रखनी है। कपूर हाउस के डिजिटल लॉक में पासवर्ड डाल आदित्य और संस्कार चोरी चुप के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। वो दोनों ही एक एक दीवार के पीछे छुप गए थे। श्याम के साथ के एक आदमी ने उस तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगा जैसे वहां कोई था, लेकिन नजर नहीं आ रहा। दूसरे ने कहा, तुम्हें पता तो है घर में आज कोई नहीं है, जरूर तुम्हारा वहम होगा। तीसरे ने कहा, मुझे लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। चौथा बोला, एक लड़की क्या ही बिगाड़ लेगी बॉस का। संस्कार और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों ये जानकर मुस्कुराए कि सीवी अंदर सिर्फ एक आदमी के साथ थी। उन्हें पूरा यकीन था कि वो उससे निपट सकती थी। उन्होंने अपनी जेब से छोटी सी गन जैसी चीज निकाली और छुपकर उन सब पर चला दी। उसमें से छोटे छोटे डांट निकले जो एक एक कर सबके गर्दन में लगते चले गए और वो सब बेहोश होकर गिर गए। यहाँ स्क्रीन पर देख रहे विशाल ने पूछा, उन्होंने गन क्यों नहीं चलाई? विधि बोली, 2 वजह है। पहला, वो मर जाते तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते। दूसरा, अंदर का इंसान सावधान हो जाता। इधर अंदर श्याम ने शिवी के माथे पर गन तान रखी थी। वहीं अथर्व उन दोनों को देख रहा था। वह खड़ा होने वाला था जब शिवी ने अपने हाथ से रुकने का इशारा कर दिया। श्याम बोला, मुझे पता है अथर्व इसी कमरे में है। बहुत जल्द तुम्हें मारने के बाद मैं उसका भी काम तमाम कर दूंगा। शिवी मुस्कुराई, पहले मुझे तो निपटा लो, तब आगे की सोचना। श्याम ने ट्रिगर पर उंगली रखी। अथर्व की धड़कनें बढ़ गईं। वहीं शिवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। श्याम ने जैसे ही गोली चलाई, शिवी अचानक सामने से गायब हो गई। गोली सीधे दीवार पर जाकर लग गई। वह एक झटके में उसके पीछे खड़ी थी। उसने उसके गन पकड़े हुए हाथ को पीछे मोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ से गन नीचे गिर गई और उसने उसे दीवार से लगा दिया। वह धीरे से बोली, मुझे कमजोर समझने की गलती कर दी तुमने। फिर से एक बार दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी। शिवी ने इस बार उसके सारे वीक पॉइंट पर अटैक करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वह जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने हांफते हुए उसे देखा। वह बोली, अब तुम्हारी मुंह दिखाई हो जाए। उसने उसके चेहरे से नकाब हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी श्याम ने उसके पेट पर किक कर दिया और शिवी सीधे दीवार से जा टकराई। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। आदित्य और संस्कार अपने चेहरे को ढके हुए अंदर आए। श्याम सामने देखते ही समझ गया, बाहर बहुत कुछ बदल चुका है। वह उस कमरे की खिड़की से सीधे नीचे कूद गया। आदित्य भी उसके पीछे खिड़की से नीचे कूद गया। संस्कार ने शिवी को कंधे से पकड़ खड़ा किया और उसे गले लगाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? शिवी ने भी उसे पकड़ लिया था। उसने कहा, हाँ, बस थोड़ा दर्द है,
ठीक होने में वक्त लगेगा। उसने अपने पेट को पकड़ लिया। संस्कार ने पूछा, तुमने एसओएस मैसेज क्यों नहीं भेजा? वह बोली, पता नहीं कैसे कनेक्शन नहीं था। मैंने लैपटॉप से भी सिग्नल भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वहां से भी कुछ नहीं हुआ। शायद उन लोगों ने जैमर लगा रखा है और मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं आ रहा था। संस्कार उसके सिर को सहलाते हुए बोला, वो तो अच्छा हुआ हम वक्त पर आ गए। वह उसे दोबारा गले लगाने वाला था जब सीवी की नजर अथर्व पर पड़ी, जो बाएं हाथ से दरवाजे को पकड़कर खड़ा था और दाहिने हाथ की मुट्ठी बनी हुई थी। वह उसके पास गई और उसके गले लगते हुए पूछी, आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था कि आप अंदर ही रहना। अथर्व संस्कार को तिरछी नजरों से देख रहा था। उसने सीवी को जोर से अपनी बाहों में भर लिया। संस्कार ये देख मुस्कुराया और मन में बोला, उसे मुझसे जलन हो रही है, लेकिन उसे क्या पता, शिवी को मैं सिर्फ अपनी बहन की तरह मानता हूँ। वह कमरे से बाहर चला गया। बाहर आदित्य आते हुए बोला, उसके आदमी नीचे भी थे, वो उनके बाइक पर बैठकर भाग गया, लेकिन मैंने गोली चला दी है उस पर। संस्कार बोला, इन सबको भिजवाने का इंतजाम करो। इधर शिवी जैसे ही उससे दूर होने लगी, अथर्व ने दोबारा उसे गले लगा लिया। उसने कहा, मैं आज कितना लाचार हो गया हूँ। मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रही हो। शिवी ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, आपकी शिवांगी कमजोर नहीं है। वह खुद की भी देखभाल कर सकती है और आपकी भी। वह मुस्कुराई। अथर्व ने आगे बढ़कर अपने होठ उसके होठों पर रख दिया। कुछ देर में वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीवी को लेकर नीचे जमीन पर बैठ गया, लेकिन वह उससे एक पल के लिए भी अलग नहीं हुआ। शिवी को सांस लेने में परेशानी होने लगी। उसने उसके कंधे को टैप करना शुरू कर दिया। तब जाकर वह उससे दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई और तुम्हें हाथ लगाता है। शिवी हंसने लगी। संस्कार भाई की तरह है, आपको उससे जलने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो ईशान की तरह मुझसे चिपकता नहीं। तभी एक झटके के साथ उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने आदित्य था। वह उन दोनों को देखते ही अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए बोला, क्या कर रहे हो? तुम दोनों भूल गए हो कि घर में कितने लोग हैं? तुम लोग लगे रहो, बाकी सबका ख्याल हम लोग रख लेंगे। वह बाहर चला गया। अथर्व ने शिवी का हाथ पकड़ते हुए पूछा, क्या कर रही हो पिछले 3 साल से? इतना तो समझ गया हूँ, तुम बहुत बदल गई हो, लेकिन क्या मुझे ये जानने का हक नहीं है? शिवी ने उसके गर्दन में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मैं सब बताऊंगी आपको, लेकिन फिलहाल आपको अपने कमरे में चलकर आराम करना चाहिए। वह उसे खड़े होने में मदद करने लगी, तभी अपना पेट पकड़कर बैठ गई। अथर्व ने परेशान हो कहा, तुम्हें जरूर कोई अंदरूनी चोट लगी है, मैं भी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस बुलवा लेता हूँ। वह अपना फोन निकालने लगा तो शिवी ने रोकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ और आप हैं ना, मुझे चेक कर लीजिएगा। पहले अपने कमरे में चलिए, इस रूम में बैठने की भी जगह नहीं है उन लोगों की वजह से। अथर्व दीवार का सहारा ले खड़ा हुआ। अपनी व्हील चेयर पर बैठ सीवी को अपना हाथ दिया। जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, उसने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। वह उठने की कोशिश करते हुए बोली, डॉक्टर मेहरा ने कहा था आपको अपने पैरों पर दबाव नहीं देना है। अथर्व ने उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, मैं भी डॉक्टर हूँ और मेरा इलाज मैं खुद कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। वो बस तुम्हें परेशान करना चाहता था ये सब कहकर। वह अपने व्हील चेयर को सीक्रेट दरवाजे की तरफ लेकर चला गया। कमरे में आते ही शिवी बिस्तर पर बैठ गई। अथर्व अपनी मेडिकल किट लेकर आया और शिवी को चेक करने लगा। उसने उसके पेट पर हाथ रख पूछा, यहाँ दबाने पर कोई दर्द है? शिवी ने धीरे से कहा, नहीं। अथर्व ने उसका चेहरा देखा। वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वह मुस्कुराया और उसके पूरे पेट पर जगह जगह हाथ रख पूछने लगा, यहाँ? शिवी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, आप मेरी चोट का फायदा मत उठाइए। अथर्व फिर एक मशीन लेकर आया और उसके पेट को स्कैन करने लगा। कुछ देर बाद वो बोला, कोई इंटरनल ब्लीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ दवाई ले लो। शिवी ने हाँ में सिर हिलाया। वह उसे एक दवाई दे उसके बगल में लेट गया। इधर संस्कार और आदित्य वापस सीवी के कमरे में आए, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। आदित्य बाथरूम, कबर्ड, हर जगह ढूंढते हुए बोला, दोनों गायब कैसे हो गए? कहीं जब हम बाहर थे तब किडनैप तो नहीं हो गए? क्योंकि पूरे वक्त हम बाहर थे। वो लोग बाहर नहीं निकले हैं।
संस्कार दरवाजा खोल सीधे अथर्व के कमरे में गया। दोनों को बिस्तर पर देखते ही वह दरवाजे पर रुक गया। आदित्य उसके पीछे आते हुए उससे टकरा गया। उसने संस्कार के कंधे पर सिर रखते हुए पूछा, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? शिवी ने अपनी आंखें बंद कर सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। आदित्य बोला, जरूर ये दोनों रूम किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। यानी तुम दोनों दिन रात कभी भी एक दूसरे के रूम में आते जाते रहते होगे। अथर्व शिवी को चादर से ठीक से ढकते हुए बोला, बाहर जो लोग हैं उनका क्या किया? संस्कार बोला, हमने उन्हें सही जगह भिजवा दिया है। दुनिया की नज़र में दोनों में से कोई शादीशुदा नहीं हो, इसलिए थोड़ा दूर रहना ज़्यादा सही रहेगा। हम दोनों आज रात यहीं रुक रहे हैं, कोई ज़रूरत हो तो कॉल कर सकते हो। वो दोनों दरवाज़ा बंद कर ईशान के कमरे में चले गए। अथर्व ने दरवाजे को देखते हुए कहा, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती यहाँ रुक रहे हैं। शिवी ने उसकी कमर पर हाथ रख कहा, उनके यहाँ रहने से मुझे तसल्ली रहेगी। अथर्व उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, तुम सो जाओ। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। अगले दिन सुबह सुबह शिवी के टीम के घर पर विशाल सिर झुकाए खड़ा था। उसके सामने संस्कार और आदित्य गुस्से से उसे देख रहे थे। शिवी और विधि सोफे पर बैठी थी। संस्कार ने कहा, विधि को अगर वहां से कमरे में भेजा था तो क्या ये तुम्हारा काम नहीं था विशाल, कि उस घर के आसपास हो रही हर मूवमेंट पर नजर रखो? विशाल ने कहा, कुछ दिनों से काफी स्ट्रेस में था, इसलिए स्मोक करने चला गया था। मुझे नहीं लगा था कि 5 मिनट में ही वहां कोई आ जाएगा। आदित्य उसका कॉलर पकड़ बोला, यह पहली बार नहीं है जब तुम ऐसी लापरवाही कर रहे हो। आखिरी बार है ये। इसके बाद अगर तुम्हारी एक भी गलती नजर आई तो तुम्हें इस टीम में रहने की जरूरत नहीं है। ये टीम लापरवाहों के लिए नहीं है। उसने उसका कॉलर झटके के साथ छोड़ दिया। विशाल ने आदित्य को देखते हुए कहा, शिवी की गलती तुम लोगों को नहीं दिखती, लेकिन मेरी गलती पर मेरा कॉलर तक पकड़ लिया। विधि ने कहा, विशाल, मैंने इस बारे में तुमसे पहले भी बात की थी। विशाल ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मायूसी नजर आ रही थी। वह तुरंत अपने कमरे में चला गया। संस्कार ने कहा, विधि, कोई भी इंपॉर्टेंट काम अब उस पर मत छोड़ना। अगर तुम थक जाओ तो मुझे या आदित्य को कह देना। शिवी वापस कपूर हाउस चली गई। विधि विशाल के कमरे में आई। विधि विशाल के कमरे में आई। वह गुस्से से अपने कपड़े फोल्ड कर बैग में डाल रहा था। विधि ने एक गहरी सांस ले कहा, विशाल, गुस्सा मत हो। मैंने कहा तो था, वो लोग काम के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। विशाल ने पीछे पलटकर उसे देखते हुए कहा, मैंने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया ना। मुझे क्या पता था 5 मिनट में इतना कुछ हो जाएगा। शायद मैं इस टीम में काम करने के लायक नहीं हूँ। विधि ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। गलतियां हम सबसे हुई हैं। हम वक्त के साथ सीख गए। तुम भी सीख जाओगे। विशाल उसके गले लग गया। तुम जानती हो विधि, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक टेररिस्ट अटैक में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। इसलिए मैं इस काम को करने आया, क्योंकि मैं देश के दुश्मनों से लड़ना चाहता हूँ। यहाँ सबसे मिलने के बाद मुझे लगा एक छोटा सा परिवार मिल गया है, लेकिन विधि ने उसके पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, परिवार है, हम सब एक छोटा सा परिवार है। विशाल उससे अलग हो उसके होठों की तरफ बढ़ा तो विधि ने चेहरा नीचे कर लिया। वह बोली, विशाल, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। विशाल उसके माथे को चूमते हुए बोला, ले लो, जितना भी मन करे, लेकिन याद रखना, इस जिंदगी में विशाल सिर्फ तुम्हारा है। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराए। विधि बोली, मैं हम सबके लिए कुछ अच्छा खाने को मंगवाती हूँ। वह बाहर निकल गई और चलते हुए खुद से बोली, मैं विशाल को पसंद करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों उसके करीब आते ही एक झिझक आ जाती है दिल में। इधर विशाल खिड़की के पास आया और सामने कपूर हाउस को देखने लगा। उसने धीरे से कहा, शिवी को वो हरा नहीं पाए, लेकिन अथर्व जिंदा कैसे है? वो तो अपने कमरे में था ना, फिर किसी को मिला कैसे नहीं? दोपहर तक सब लोग वापस आ गए थे, बस ईशान का आना बाकी था। सब कुछ पहले जैसा कर दिया गया था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था। अथर्व उदास बैठा था। जब शिवी उसके लिए जूस लेकर आई, वह दरवाजे को बंद कर उसके आसपास आई और पूछी, आप उदास क्यों हैं? अथर्व ने कुछ भी नहीं कहा तो शिवी उसके पैर के दोनों तरफ पैर कर बैठ गई और बोली, मैं आपकी उदासी दूर कर दूंगी।
उसने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया, फिर उसकी आंखों को, फिर उसके गाल को चूमते हुए जैसे ही वो अपने लब उसके लबों पर रखने वाली थी, कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। वो दरवाजे को घूरते हुए बोली, मुझे पूरा यकीन है ये आपके प्रिय मित्र हैं। उसने दरवाजा खोला। ईशान झटके से कमरे के अंदर आया और अथर्व को गले लगाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम पर हमला हुआ था। अथर्व ने पूछा, तुम्हें किसने बताया? वह शिवी को देखते हुए बोला, नीचे इसका दोस्त मिला था, आदित्य। शिवी वहां से चली गई। अथर्व ने आगे कुछ नहीं बोला तो ईशान ने पूछा, कोई परेशानी है क्या? वह बोला, बहुत बदल गई है शिवांगी। बहादुर तो वो पहले भी थी, लेकिन अब उसे बहुत अच्छी तरह से लड़ाई करनी आती है। पता नहीं पिछले 3 साल में क्या कुछ हुआ है। ईशान ने सोचते हुए कहा, मुझे लगता है उसने कोई गैंग ज्वाइन कर लिया है। नीचे उसका दोस्त आदित्य बिल्कुल किसी खतरनाक गैंग का मेंबर लग रहा था। उसके हाथ पर टैटू बना है ड्रैगन का, और उसने कानों में स्टड पहन रखे थे। हाथ में मोटी सी ब्रेसलेट और गले में भी चेन था, जैसे फिल्मों में गैंग के लोग पहनते हैं। जब देखता है तो ऐसा लगता है सीधे जान ही लेगा। फिर दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला, वो मुझसे कह रहा था, अगर मैंने शिवांगी को ज़्यादा परेशान किया तो वो मेरी जान ले सकती है, वो उसे भी हरा देती है। क्या पता शिवांगी गैंग में ऊपर की पोजीशन रखती हो। कहीं उनका ताल्लुक अंडरवर्ल्ड के साथ हुआ तो? अथर्व बोला, कुछ ज़्यादा दिमाग चला रहा है तू। ईशान ने खड़े हो कहा, तो क्या वो तुझे पुलिस या आर्मी में काम करने वाली नजर आ रही है? तू प्यार में अंधा हो गया है और कुछ नहीं। मैं उससे कंफर्म करने जा रहा हूँ। वो नीचे आया और शिवांगी के सामने खड़े हो पूछा, सच सच बताओ, तुम किस गैंग से ताल्लुक रखती हो? किचन में काम कर रही रावी हंसने लगी। उसने कहा, वो भी तुम्हारे गैंग की ही मेंबर है ना? शिवी ने रावी को देखा और पूछी, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आया? वो बोला, बाहर आदित्य को देखकर बिल्कुल किसी खतरनाक गैंग के मेंबर जैसा लग रहा था। रावी ने पूछा, आदित्य सर बाहर हैं? वो एक पल में वहां से बाहर चली गई। शिवांगी किचन में जाते हुए बोली, खाना चढ़ा छोड़कर गई है। बाहर आदित्य अपनी बाइक पर बैठा था। रावी दीवार के पीछे से उसे देख रही थी। वो बोला, मुझे तुम देख रही हो। रावी बाहर आई और बोली, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? उसने कहा, धूल खाने का मन था। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, मुझसे छुप तक नहीं पाई। रावी मुस्कुराई, आप हैं ना मुझे सिखाने के लिए? आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसने स्कर्ट और टॉप पहन रखी थी। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जोड़े वो लगातार हिले जा रही थी। उसने कहा, मैं जानता हूँ रावी कि तुम मुझे पहली नज़र से पसंद करती हो, और करो भी क्यों ना, मेरा चार्म ही ऐसा है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे तुम्हारे जैसी क्यूट और नाजुक लड़की नहीं चाहिए। रावी उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए बोली, मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, कराटे में ब्राउन बेल्ट तक पहुँच गई हूँ। जल्दी ही सीवीडी जैसा लड़ना सीख जाऊंगी। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बच्ची हो रावी, सिर्फ 20 साल की हो। मुझे तो समझ में नहीं आता सर ने तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन में डाला भी क्यों है। अभी तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं। रावी ने नाराजगी से कहा, 2 साल हो चुके हैं मुझे 18 के हुए। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने बहुत बड़े होने पर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। आदित्य मुस्कुराया, मेरी बात अलग है। मैं वैसे भी माफिया गैंग में काम करता था, वो भी जब 16 साल का था तब से। मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारा छोटा भाई है ना, उसका ख्याल रखो। खर्च की चिंता मत करना, मैं भेज दूंगी। रावी ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाई, फिर बोली, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आदित्य ने उसे देखा। वह बोली, मैं बिना किसी रिश्ते के आपसे खर्च कैसे ले सकती हूँ? अगर आप मुझे खर्च देना चाहते हैं तो आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। आदित्य मुस्कुराया, बातों में उलझाना कोई तुमसे सीखे। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुमसे पूरे 5 साल बड़ा हूँ। रावी उसका हाथ पकड़ बोली, इतने भी बड़ी नहीं हैं आप। आपको याद है ना, जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तभी आपको पसंद करने लगी थी। आदित्य बोला, ढंग से चलना भी नहीं आता था। गिरने लगी तो मैंने पकड़ लिया था। अगर मेरी जगह संस्कार ने पकड़ा होता
तो तुम्हें वो भी पसंद आ जाता। रावी हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होता। संस्कार सर बहुत स्ट्रिक्ट है, मुझे नहीं पसंद। आदित्य बोला, एक काम दे रहा हूँ, शिवी और अथर्व पर नजर रखना। रावी ने पूछा, क्यों? आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, दोनों कुछ ज्यादा ही करीब रहते हैं। रावी मुस्कुराते हुए बोली, दोनों बहुत ही क्यूट कपल हैं। उन्हें देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे मैं तो भूल गई, किचन में खाना चढ़ा है। वो अंदर भाग गई। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में बच्ची है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है रावी। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ तुम परेशान हो। अभी भी परियों की दुनिया में जीती हो। तुम्हारा ये बचपना खत्म नहीं करना चाहता मैं। वह बाइक लेकर चला गया। विशाल खिड़की से दोनों को देख रहा था। उसने खुद से कहा, आदित्य पसंद करता है उसे। इधर विधि अपने सिस्टम पर कुछ देख रही थी। जब वो बंद हो गया, वो विशाल के सिस्टम के सामने जाकर बैठ गई। उसने उसमें कुछ देखना शुरू किया। जब उसे एक फाइल मिली, ये तो विक्रांत और माया की मैरिज सर्टिफिकेट है। उसने उसके डाउनलोड होने की डेट देखी। आदित्य के बताने से पहले विशाल को ये बात पता थी। वो सारी फाइल देखने लगी। जब उसके सामने एक और फाइल आई, कार रजिस्ट्रेशन के पेपर। ये तो वही कार है जिससे वो आदमी हॉस्पिटल आया था इंजेक्शन देने, मयंक माहेश्वरी। इसकी कोई फोटो भी है क्या विशाल के पास? वह ढूंढने लगी। तभी उसे एक आईडी कार्ड मिला, जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या मिला विधि को विशाल के सिस्टम में? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी तेरे होने की दुआ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।